हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित मोतीलाल नेहरू, पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 13 जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल 13 के क्लॉज फर्स्ट में देखा था कि ऐसी विधियां, ऐसे कानून जो कि संविधान के प्रवर्तन के पूर्व, संविधान लागू होने के पूर्व प्रवर्तित किए गए थे, वह कानून यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते हैं, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो आगे भी प्रवर्तित बने रहेंगे, आगे भी लागू बने रहेंगे। और यदि वह फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, मौलिक अधिकारों से असंगत होते हैं, तो असंगतता की मात्रा तक शून्य होंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत हमने देखा था कि ऐसे कानून जो कि संविधान के प्रवर्तन के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद में निर्मित किए गए एवं लागू किए गए, वह कानून भी यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते हैं, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो वह कानून प्रवर्तित बने रहेंगे, लागू बने रहेंगे, जब तक कि सक्षम विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उन्हें समाप्त घोषित ना किया गया हो, उसे समाप्त ना किया गया। इसी के साथ साथ हमने 3 सिद्धांत यहाँ पर देखे थे। आच्छादन का सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों से असंगत है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा, वह मृत नहीं होगा बल्कि सुषुप्त अवस्था में चला जाएगा। दूसरा हमने देखा था पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था कि जिस कानून की जुडिशियल रिव्यू की हम बात कर रहे हैं, उस कानून का जितना भाग फंडामेंटल राइट्स से असंगत है, मौलिक अधिकारों से असंगत है, केवल वही भाग शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शेष भाग प्रवर्तित बना रहेगा, लागू बना रहेगा। लेकिन यदि अधिकांश भाग असंगत है तो संपूर्ण अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आंशिक भाग असंगत है, अधिकांश भाग संगत है, लेकिन जो आंशिक भाग असंगत है वह शून्य घोषित करने से यदि अधिनियम का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा सिद्धांत हम लोगों ने देखा था अधित्याग का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको कोई नागरिक चाहे करके भी त्याग नहीं सकता है, उनका त्याग नहीं कर सकता है। प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार उससे अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, उन्हें वह अलग नहीं कर सकता, उन्हें अपने से विलग नहीं कर सकता। इसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के सब क्लॉज ए के अंतर्गत हमने विधि के बारे में देखा था कि विधि क्या है, लॉ क्या है। तो इसमें हमने देखा था कि सामान्य तौर पर जो विधानमंडल के द्वारा विधियां निर्मित की जाती हैं, वह तो विधि हैं ही। जो सेंट्रल लेजिस्लेशन अर्थात केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधियां निर्मित की जाती हैं, जिसकी प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे, तो वो तो विधियां हैं ही। उसके अलावा अन्य आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ि, प्रथाएं, जो कि विधि का बल रखते हैं, जिनके लिए न्यायालय विधि का बल प्रदान करते हैं, वह भी विधि के अंतर्गत आते हैं, विधि के अंतर्गत सम्मिलित
किए जाते हैं। इसके अलावा हमने आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी के अंतर्गत देखा था एनफोर्स लॉ, प्रवृत्त विधि। प्रवृत्त विधियों के अंतर्गत हमने देखा था कि संविधान के प्रवर्तन के पूर्व या संविधान के प्रवर्तन के पश्चात, अर्थात चाहे तो 26 जनवरी 1950 के पहले, चाहे तो 26 जनवरी 1950 के बाद, किसी भी सक्षम विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी विधि का निर्माण करके उसे प्रवर्तित कराया गया है, उसे लागू कराया गया है। और एक बार ऐसी विधि को लागू करने के पश्चात किसी सक्षम विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसे समाप्त घोषित नहीं किया गया है या उसे शून्य घोषित नहीं किया गया है, तो वह विधियां आज भी प्रवर्तित हैं, आज भी एनफोर्स हैं, आज भी लागू हैं। ऐसा जो है हमें लेकर के चलना है। चाहे भले ही उन विधियों का प्रयोग ना हो रहा हो, चाहे भले ही उन विधियों को कार्य रूप में ना लाया जा रहा हो, लेकिन यदि उसे सक्षम विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारी या न्यायपालिका के द्वारा समाप्त घोषित नहीं किया गया है, शून्य घोषित नहीं किया गया है, तो आज भी वह विधियां प्रवर्तित हैं, ये माना जाएगा। यदि किसी विधि को समाप्त करना है तो उसे स्पष्ट रूप से या तो सक्षम विधानमंडल के द्वारा रिपील कर दिया जाए, उसे जो है तो निरसित कर दिया जाए, या फिर उसे सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समाप्त घोषित किया जाए, या फिर न्यायपालिका के द्वारा उसे शून्य घोषित किया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसी विधियां प्रवर्तित बनी रहेंगी, लागू बनी रहेंगी। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। इसके पश्चात आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एक लाइन में कहता है कि यह अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 13, यह अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगा, अर्थात अनुच्छेद 368 की किसी प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगा। अब अनुच्छेद 368 क्या कहता है? तो आर्टिकल 368 है ना, अनुच्छेद 368 जो है ये बात करता है संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन की। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो यहां पर आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत किए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाएंगे, संविधान संशोधन किए जाएंगे, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अर्थात यहाँ पर आर्टिकल 13 क्लॉज 4 यह कहने का प्रयास कर रहा है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे, जो भी संशोधन किए जाएंगे, वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे, उन्हें विधि नहीं माना जाएगा, उन्हें लॉ के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करें, क्योंकि ये जो लाइन लिखी है ये 42nd अमेंडमेंट अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई है। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे की अवधारणा का विकास हुआ है ना, वह विकास किस प्रकार से हुआ है उस पर हम लोग जो है तो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर
थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की अवधारणा। तो यहाँ पर आर्टिकल 368 जो है ये संविधान संशोधन की बात करता है। यहाँ पर दो केस आए, एक आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, दूसरा केस आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 और दूसरा केस आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इन दोनों ही मामलों में कहा गया है ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये जो संविधान संशोधन किए जा रहे हैं, संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन किए जा रहे हैं, ये संविधान संशोधन वास्तव में लॉ नहीं है, विधि नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, जब आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि नहीं है ना, तो उन पर जो है संविधान संशोधन पर ज्यूडिशियल रिव्यू है ना, ज्यूडिशियल रिव्यू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर यह संविधान संशोधन यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी कर रहे होंगे, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहे होंगे, तब भी न्यायालय के द्वारा इन्हें शून्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर जो है संसद के लिए एक अतिरिक्त यहाँ पर जो है तो कहना चाहिए कि शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हमें लगता है कि कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन समस्या आती है कब? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में यहाँ पर कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद 368, इस अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है ना। आर्टिकल 368 जो है, इस आर्टिकल 368 में केवल क्या है? संविधान संशोधन करने की केवल प्रक्रिया है, केवल प्रक्रिया दी गई है ना, संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है ना। यहाँ पर शक्ति 368 में नहीं दी गई है, बल्कि एक प्रक्रिया दी गई है ना। जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये जो राहुल है ना, राहुल को यदि यहाँ पर रमेश का मर्डर करना है ना, तो राहुल सबसे पहले चौक बाजार जाएं, चौक बाजार में है ना एक रामपुरी चाकू खरीदें, उस पर जो है तो धार लगाएं, धार लगवाने के बाद ऑटो पकड़ें है ना, और जो है तो अपने रमेश के घर जाएं, डोरबेल बजाएं, और जैसे ही रमेश घर के बाहर आए, रामपुरी से है ना उनका मर्डर कर दें, उनके पेट में प्रदान कर दें। ये क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि यदि जो है राहुल रमेश को मारना चाहता है तो कैसे मारेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रक्रिया से राहुल को रमेश को मारने का अधिकार मिलेगा। अधिकार कौन देता है? तो आईपीसी की सेक्शन 100 है ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत है ना, आईपीसी की सेक्शन 100 के अंतर्गत 7 परिस्थितियां दी गई हैं, जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है, किसी व्यक्ति को जो है तो मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। यहाँ पर उन परिस्थितियों में विधि स्वयं अधिकार देती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है और कोई अपराध नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर
गोलकनाथ के मामले में कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है वो है संविधान संशोधन करने की केवल एक प्रक्रिया निर्धारित करती है, केवल प्रक्रिया बताती है कि जो संशोधन किया जाएगा संविधान में वह कैसे किया जाएगा, लेकिन संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई। संविधान संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 246 के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत दी गई है ना। यहाँ पर 245-46 में जो है शक्ति दी गई है कि किस प्रकार से संसद जो है तो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में संशोधन कर सकती है। और यहाँ पर इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अर्थात अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 का प्रयोग करते हुए ही संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, विधि का निर्माण किया जाता है, विधि का निर्माण, है ना। तो यहाँ पर गोलकनाथ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए यहाँ पर संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं और उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए विधि का निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो संविधान में संशोधन किए जाएंगे वह संशोधन भी विधि की कैटेगरी में आएंगे, उनको भी लॉ माना जाएगा। तो यहां पर आपके जो है आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन किए जाएंगे, जो संविधान में संशोधन किए जाएंगे, है ना, वह संशोधन भी क्या है, विधि है, ऐसा गोलकनाथ के मामले में कहा गया। और उस पर आर्टिकल 13 जो है लागू होगा, अर्थात जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजन लागू होंगे। अर्थात यदि संसद के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो यहाँ पर उन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक, है ना, अर्थात वह संविधान संशोधन जिस मात्रा तक मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, उस असंगतता की मात्रा तक ऐसे संविधान संशोधन को भी न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर शून्य घोषित किया जा सकेगा। तो इससे दिमाग खराब हो गया, है ना, किसका, संसद का, पार्लियामेंट का, है ना। तो यहाँ पर संसद ने न्यायालय पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए संसद ने यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन, है ना, 1971 लेकर के, है ना, संसद जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 यहाँ पर लेकर के आई और इस संशोधन के माध्यम से, है ना, संसद के द्वारा प्रावधान किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, है ना, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना, जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। यहाँ पर क्या कहा गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, है ना। तो अभी क्या था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यहाँ पर न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि आप जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकते हो, है ना, केवल आपको ध्यान क्या रखना है कि वह फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना करे, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना करे। लेकिन यहाँ पर जो है संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से क्या प्रावधान किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें
फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। अर्थात यहाँ पर संसद के द्वारा यह कहा गया कि हम संविधान के चाहे जिस भाग में संशोधन करें, चाहे वह फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, वहां पर न्यायपालिका किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, वह विधि के अंतर्गत नहीं आएंगे, न्यायालय उसका जो है रिव्यू नहीं कर सकेगा। इस प्रकार का यहाँ पर प्रावधान जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से संसद के द्वारा किया गया। तो इससे नाराज हो गए, है ना, कौन? सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर हमारे द्वारा दिए गए, है ना, गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय का, है ना, इन्होंने उल्लंघन किया। तो इसके बाद 24वें संविधान संशोधन के बाद एक नया केस आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, बहुत महत्वपूर्ण मामला है ना। इसमें अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, है ना, संवैधानिक पीठ जो है तो गठित हुई थी, 13 जजेस के द्वारा इस मामले को सुना गया था। इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 13 जजेस की जो बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, उसमें 24वें संविधान संशोधन पर चर्चा हुई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यहाँ पर 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में क्या किया गया? 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार कर लिया गया। अब 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार कर लिया, अर्थात क्या स्वीकार कर लिया? कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर झगड़ा खत्म हो गया, है ना, समस्या समाप्त हो गई। दोनों में जो टकराव था न्यायपालिका और पार्लियामेंट में, है ना, संसद में, वह समाप्त हो गया, क्योंकि संसद ने यहाँ पर क्या प्रावधान किया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है। तो यहाँ पर न्यायपालिका ने भी, है ना, 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार कर लिया और न्यायपालिका ने भी कह दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो एक दूसरे से विरोध था, है ना, दोनों के मध्य जो विवाद था वह समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर विवाद तो अब शुरू होता है ना, पिक्चर अब शुरू होती है, अभी तो ट्रेलर था, है ना। यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन करने का जो अधिकार है ना, तो संशोधन करने का अधिकार मात्र संशोधन करने का है, संविधान को पलटने
या संविधान का नव निर्माण करने या संविधान को दोबारा से लिखने का अधिकार नहीं है। अर्थात संविधान के अंतर्गत एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक आधारभूत ढांचा है, जिसे संसद के द्वारा टच नहीं किया जा सकता है, जिसे किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की अवधारणा को जो है तो प्रतिपादित किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जो है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि संविधान में एक आधारभूत ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे आप टच नहीं करोगे। आप संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी पार्ट में, किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन संशोधन करने का जो अधिकार है मात्र संशोधन करने का है, संविधान को पलटने या नवनिर्माण का या दोबारा से लिखने का नहीं। अर्थात संविधान में एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, उसे आप टच नहीं कर सकते। तो संसद ने कहा ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को भर टच नहीं कर सकते, बाकी तो हम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर ही सकते हैं, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं, केवल बेसिक स्ट्रक्चर में हम संशोधन नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को जो है तो परिवर्तित नहीं कर सकते, तो नहीं करेंगे। लेकिन संसद ने कहा कि हमें पता तो होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, आधारभूत ढांचा है क्या। तो यहां पर संसद ने न्यायपालिका से पूछा कि आप स्पष्ट कर दीजिए, बता दीजिए कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो हम उसको टच नहीं करेंगे। तो यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सारे चीजों को जो है वहीं पर घोषित कर दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि भारत की एकता और अखंडता, निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण, काफी सारी चीजों को वहीं पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया। साथ ही साथ यहां पर आगे न्यायालय ने एक लाइन और जोड़ दी, जो कि एक इतिहास बन जाती है। कुछ चीजों को न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया और लास्ट में एक लाइन लिख दी, कहा समय समय पर, है ना, आगे तथ्य परिस्थितियों के आधार पर समय समय पर हम बताते रहेंगे कि आधारभूत ढांचा क्या है। समय समय पर तथ्य परिस्थितियों के आधार पर हम बताते रहेंगे कि आधारभूत ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी क्या था, अभी केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रोका गया था कि आप फंडामेंटल राइट्स पर जो है तो संशोधन ना करिए, बाकी पूरे संविधान में कहीं पर भी संशोधन करते रहिए। लेकिन संसद नहीं मानी, तो अब क्या हुआ, अभी केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रोका जा रहा था, अब पूरे संविधान को न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। न्यायपालिका अब जिस किसी भी प्रोविजन के लिए, जिस किसी भी प्रावधान के लिए बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर देगा, आधारभूत ढांचा घोषित कर देगा, वह भाग संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकेगा, उसे जो है तो संसद टच नहीं कर पाएगी। जैसे न्यायपालिका ने कह दिया कि भाग 4 जो है तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको टच नहीं कर पाएंगे। उसने कह दिया कि संघ लोक सेवा आयोग बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको टच नहीं कर पाएंगे। तो अभी केवल फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब न्यायपालिका के दायरे में पूरा का पूरा संविधान आ जाता है।
अब जिसके लिए भी न्यायपालिका बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर देगी, है ना, उसे संसद अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी, उसमें संशोधन नहीं कर पाएगी। आगे कई केसों में, अलग अलग केसों में संसद ने कई प्रावधानों को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित भी किया, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित किया गया। लेकिन संसद भी कहाँ शांत बैठने वाली थी, है ना। संसद ने पुनः पलटवार किया और 42वां संविधान संशोधन, है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पुनः जो है तो पलटवार किया, और इसमें जो है संसद ने जुडिशियल रिव्यू और थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दोनों पर जो है तो अटैक किया, है ना। यहाँ पर जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने प्रावधान किया कि संसद के द्वारा, है ना, पहली चीज तो कही कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर भी सम्मिलित है। जिसके लिए यहाँ पर न्यायपालिका ने क्या कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को, आधारभूत ढांचे को आप टच नहीं कर सकते, है ना, आधारभूत ढांचे को आप जो है टच नहीं कर सकते, आधारभूत ढांचे को आप जो है तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन संसद ने पहले ही प्रावधान में क्या कर दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात आधारभूत ढांचा भी सम्मिलित है। साथ ही साथ यहां पर जो है दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन की वैधता को, है ना, संविधान संशोधन की जो है संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, अर्थात न्यायपालिका के जुडिशियल रिव्यू को भी छीन लिया गया, इसे भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक, तो दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से जो है तो यहाँ पर निकल करके आती हैं। क्या? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर संसद ने प्रावधान किया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा भी सम्मिलित है। साथ ही साथ यहाँ पर संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को, है ना, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, अर्थात न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीन लिया गया, न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को छीन लिया गया। इससे दिमाग खराब हो गया, है ना, गुस्सा 7वें आसमान पर किसका? न्यायपालिका का, है ना, उच्चतम न्यायालय का, है ना। न्यायालय ने कहा, है ना, कि हमारे फैसले का, हमारे निर्णय का, है ना, ये उल्लंघन कर रहे हैं ना, बार बार जो है तो उसको, तो लेकिन उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास कोई केस ना आए। तो अगला एक केस आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, है ना, मिनर्वा मिल्स विरुद्ध भारत संघ 1980 1980। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन की वैधता पर विचार किया जाता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन की वैधता पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो संसद ने पहला प्रावधान किया है, पहला प्रावधान क्या था
कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें आधारभूत ढांचा भी सम्मिलित है। तो न्यायालय ने कहा कि कैसी बचकानी बात करते हो, यहाँ पर जो है आधारभूत ढांचे है ना, आधारभूत ढांचे के लिए हमने क्या कहा था, आप टच भी नहीं कर सकते है ना। तो आधारभूत ढांचे के लिए है ना आप टच भी नहीं कर सकते, तो उसको संशोधित करने की बात आप कैसे कह सकते हैं, उसको अमेंडमेंट करने की बात कैसे कह सकते हैं। तो यहां पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आधारभूत ढांचा वास्तव में स्वयं आधारभूत ढांचे का भाग है ना, तो उसे तो आप टच भी नहीं कर सकते, संशोधन करने की बात तो छोड़ दीजिए, इसलिए पहला प्रावधान शून्य है ना। आधारभूत ढांचा स्वयं आधारभूत ढांचे का भाग है ना, तो उसको तो आप टच भी नहीं कर सकते है ना, संशोधन की बात तो छोड़ ही दीजिए। दूसरा, यहां पर 42वें संविधान संशोधन में ज्यूडिशियल रिव्यू की पावर को छीना गया था है ना, जिसमें कहा गया था कि संसद के द्वारा जो भी संशोधन किए जाएंगे, जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे, उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो न्यायालय ने कहा कि ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए तो हम पहले ही ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित कर चुके हैं है ना, तो ये दूसरा प्रावधान भी यहाँ पर जो है तो शून्य है ना। अर्थात न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है तो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत प्राप्त है ना। न्यायालय की ज्यूडिशियल रिव्यू की पावर यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसे संसद टच भी नहीं कर सकती है ना, समाप्त करने की बात तो छोड़िए। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 42वें संविधान संशोधन में जो न्यायपालिका पर हावी होने का प्रयास किया गया था, वह यहाँ पर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में जो है तो प्रभावहीन कर दिया गया, उसे जो है तो समाप्त कर दिया गया। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले के पश्चात है ना, यहाँ पर पुनः जो स्थिति निर्मित होती है वह केशवानंद भारती है ना, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 है ना। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के जजमेंट के बाद पुनः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 की स्थिति बहाल हो जाती है, पुनः यही स्थिति जो तो आ जाती है। अर्थात संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है जिसमें फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, लेकिन संशोधन करने की शक्ति मात्र संशोधन की है, संविधान को पलटने या नवनिर्माण करने या दोबारा से लिखने की नहीं। अर्थात संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक आधारभूत ढांचा है जिसे संसद के द्वारा टच नहीं किया जा सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर तथ्य परिस्थिति के आधार पर बताया जाता रहेगा। तो यह स्थिति यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के बाद पुनः बहाल हो जाती है, और अभी वर्तमान में है ना यही स्थिति अस्तित्व में है, यही स्थिति बहाल है। अर्थात आज की स्थिति में हम कहें तो आज की स्थिति यही है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड हैं, मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, लेकिन संशोधन करने की शक्ति मात्र संशोधन करने की है ना। बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं किया जा सकता है ना, आधारभूत ढांचे के साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो ये आज हम लोगों ने थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा की। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें
और बाजू में दिए बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।